ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह निशाना अनिका के सिर पर साधा गया था। रोहित का कद अनिका के कद से ऊंचा था, इसलिए उसके बीच में आने पर यह गोली रोहित के गर्दन के किनारे से छूते हुए निकलती है। यह देखकर अब्दुल्ला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि रोहित इस तरह बिना किसी सिक्योरिटी के यहाँ मौजूद था। वह रोहित को गोली लगते ही अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसे कवर देते हुए चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक इसी वक्त अनिका भी रोहित की तरफ दौड़ती है। उधर रोहित अपनी जगह से 2 कदम से अधिक आगे नहीं बढ़ पाता। उसका सिर घूमने लगता है और आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। अपनी ही जगह पर खड़े खड़े वह अपने शरीर का संतुलन खोते हुए घुटनों के बल आ जाता है। रोहित के पास पहुंचने के बाद उसकी चोट को देखकर अनिका को यह समझने में जरा सा भी देर नहीं लगती कि रोहित के गर्दन के पास लगे घाव को तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसका ब्रेन डेड होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अनिका के पास बहुत कम वक्त था। हालांकि गोली छूकर निकली थी, लेकिन घाव गंभीर था क्योंकि चोट सिर के बिल्कुल करीब लगी थी और वह गोली उस नसों को भेद गई थी जिसका सीधा संबंध सिर से था। अनिका की आंखों से आंसू चू पड़ते हैं। वह गुस्से से कहना चाहती थी, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें किसने कहा था बीच में आने की? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन यह गुस्सा दिखाने का सही वक्त भी नहीं था। वैसे भी इन बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला था। अब वक्त था जब अनिका अपनी डॉक्टरी की कुशलता का इस्तेमाल करती। अनिका अपने हाथ की घड़ी में वक्त देखती है। बड़ी ही तेजी से अनिका के दिमाग में अलग अलग तरह की कैलकुलेशन एक साथ घूमने लगती है। यहाँ से अस्पताल पहुँचने में कितना समय लगेगा? रोहित के पास इलाज के लिए कितना समय है? कितनी देर होने पर रोहित को कितना नुकसान हो सकता है? यह सब सोचकर अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इस वक्त वह बेहद मजबूर थी। अगर वह आसपास के किसी अस्पताल में जाकर रोहित को इलाज देती तो उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन अब इस बात से अनिका को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब विषय रोहित की जिंदगी का था। अब यदि किसी बात से अनिका को फर्क पड़ता था तो वह रोहित की जान को किसी भी तरह से बचा लेने से। अनिका निश्चय करती है कि वह करीब से करीब मौजूद नर्सिंग होम या अस्पताल तक रोहित को लेकर जाएगी और उसका इलाज करेगी। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि आसपास इलाज करने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां तक 15 मिनट में पहुंचा जा सके। तभी अनिका महसूस करती है कि रोहित के शरीर का रंग बदलने लगा है। अब अनिका के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उसे यह समझने में अधिक वक्त नहीं लगता कि वह गोली सामान्य गोली नहीं थी। रोहित के शरीर में किसी खास तरह के केमिकल या फिर आसान भाषा में कहें तो जहर फैल रहा था। इससे भी ज्यादा समस्या यह थी कि गोली के सिर के एकदम पास से गुजरने की वजह से यह रिएक्शन दिमाग में और भी जल्दी होने वाला था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ सबसे पहले दिमाग प्रभावित होने वाला था। अब अनिका रोहित का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज गिनने लगती है। रोहित की हालत देखकर अनिका के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह रोहित के चेहरे पर हाथ रखकर उसे थपकी देते हुए जगाने की कोशिश करती है। रोहित, तुम मुझे सुन रहे हो ना? प्लीज आंखें बंद मत करना। प्लीज रोहित, आंखें खोलो। रोहित, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। रोहित, रोहित, तुम मुझे सुन रहे हो ना? मैं कुछ कह रही हूँ, आंखें खोलो। रोहित। जब रोहित आंखें नहीं खोलता तो अनिका उसे जोर से झकझोरते हुए बहुत जोर से चिल्लाती है, मिस्टर मारवा। अनिका की तेज आवाज से रोहित लंबी सांस खींचते हुए अपनी हल्की सी आंखें खोलता है। अनिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे रोहित का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था।
लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त भावुक होने या टूटने का नहीं है। वह झट से अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और इसके बाद वह वहां मौजूद गार्ड्स को इशारा करती है कि वह रोहित को उठाकर गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करे। ठीक इसी वक्त अचानक से मक्खियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। उनकी आवाज से उनकी मौजूदगी का पता चल रहा था, पर हैरानी की बात यह थी कि वह जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। जो कोई उन्हें देखा वह असमंजस की स्थिति में आ जाता है। सभी के दिमाग में एक ही बात थी, न जाने यह किस तरह की मक्खियां हैं या फिर किस तरह के जुगनू है। यह कीट तेजी से घूंघटपोश स्त्रियों के कपड़ों और घूंघट में प्रवेश कर जाती है और इसके कुछ ही सेकंड के बाद वह स्त्रियां चीखते मारती हुई सुनाई देती हैं। दरअसल यह कीट पतंगे जो मक्खी थे अथवा जुगनू बड़ी ही तेजी से उनके कान और नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। करीब आधे मिनट के अंदर अंदर ही वह सभी स्त्रियां जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती हैं। इन कीट पतंगों ने मारवा सिक्योरिटी को भी नहीं बख्शा था। आखिर कीट पतंगों की इंसानों से क्या दोस्ती? उनके लिए सब एक समान थे, लेकिन फिर भी भेदभाव साफ दिखाई देता है। इन कीटों की वजह से जहां स्त्रियां जमीन पर गिरी हुई दिखाई दे रही थी, वहीं उनके मुकाबले में खड़ी मारवा सिक्योरिटी के गार्डों की स्थिति कुछ और ही थी। इन कीटों ने गार्ड्स को गर्दन के पास अथवा माथे पर डंक मारा था, जिसकी वजह से सभी को डंक लगने की वजह पर जगह पर तेज चुभन होती है। सभी के हाथ उस जगह को रगड़ने लग जाते हैं और इसके 15 सेकंड के बाद ही सभी अपनी अपनी जगह पर जमे हुए दिखाई देते हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। जो जिस अवस्था में था वह उसी अवस्था में मूर्तिवत हो जाता है। किसी का मुंह खुला दिखाई दे रहा था और किसी का हाथ गर्दन पर था, तो किसी ने आंखें बंद करके अपने हाथ को माथे पर रखा था। कोई सीधा खड़ा था तो कोई टेढ़ा खड़ा था। अब सवाल यह था कि क्या यह भेदभाव स्त्री अथवा पुरुषों के कारण था? दरअसल यह भेदभाव स्त्री पुरुष के कारण नहीं था, लेकिन असल भेदभाव तो तब दिखाई देता है जब यह कीट पतंगे न अनिका को कुछ कहते हैं और न ही रोहित को। शायद इसकी वजह यह थी कि वह दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। अनिका यह सब देख रही थी, लेकिन रोहित को संभालने के चक्कर में वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती। उसकी आंखें तेजी से सब कुछ देख रही थी। इस वक्त अनिका का दिमाग उससे भी ज्यादा तेज चल रहा था। वह अपने और रोहित के बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली घटना अब घटती है। अचानक से साफ सुथरे मौसम में तूफान जैसी हवा का आगमन होता है। अनिका महसूस करती है कि दमयंती देवी की सारी सेना जमीन पर धराशायी पड़ी थी, तो वही मारवा सिक्योरिटी खड़ी हुई सचेत खड़ी थी। किसी को भी होश नहीं था। अब अनिका जिस ओर से हवा आ रही थी उसी ओर देखती है। वह तेज हवा मौसम में अचानक आया बदलाव नहीं था, बल्कि यह तेज हवा आसमान में नीचे उतरती हुई किसी हेलीकॉप्टर जैसी संरचना की वजह से थी। पर सोचने वाली बात यह थी कि उससे किसी की भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। अनिका अपनी आंखों के आगे से धूल को इधर उधर करते हुए जब ध्यान से देखती है तो महसूस करती है कि अनिका की ही कद काठी का एक व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर से उतरकर तेजी से अनिका की ओर दौड़ते हुए आ रहा था। उसने स्किन फिट सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके ऊपर से सफेद रंग का लंबा कोट भी था। जब वह अनिका के पास पहुंचता है तो अनिका दंग रह जाती है और उससे भी अधिक अनिका को खुशी महसूस होती है। यूं तो अनिका को पूरा भरोसा था कि वह रोहित को कुछ नहीं होने देगी, लेकिन अब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अब रोहित को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त अनिका से भी बेहतर डॉक्टर उसके सामने था। यह कोई और नहीं बल्कि खुद स्वाति थी। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाति ऐसे किसी विपरीत परिस्थिति में अनिका का साथ देगी। जिस रोहित को अनिका की जान से प्यार करती थी, उसी रोहित पर स्वाति शक की निगाह रखती थी। आज उसी रोहित की ऐसी अवस्था में स्वाति उसकी मदद के लिए इस तरह प्रकट हो गई थी कि अनिका के लिए यह अकल्पनीय था।
अनिका समझ जाती है कि वह किट जैसी चीज मात्र छोटे छोटे यंत्र थे जिन्होंने अभी अभी बड़े बड़े हथियारों को फेल कर दिया था। उनका आविष्कार भी स्वाति ने खुद किया था और अभी अभी उनका इस्तेमाल अनिका की मदद के लिए किया हुआ था। अनिका के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। स्वाति कहती है, जल्दी करो अनिका, हमारे पास वक्त कम है। डैमेज जितना ज्यादा होगा इलाज में उतना ही वक्त ज्यादा लगेगा और रिकवरी में भी। ऐसा कहकर वह रोहित को उठाने की कोशिश करती है। रोहित की आंखें एक बार फिर से बंद हो चुकी थी। उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था। अनिका झट से अपनी माँ का साथ देते हुए रोहित को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ जाती है। वह दोनों बड़ी ही सावधानी से रोहित को लिटा देते हैं। हेलीकॉप्टर में पहुंचने के तुरंत बाद अनिका को वहां पर फर्स्ट एड की सभी चीजें दिखाई देती है। स्वाति अनिका को इशारा करती है। अनिका झट से रोहित को जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां देने लगती है। स्वाति ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब स्वाति अनिका को तसल्ली देते हुए कहती है, घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा, क्या तुम नहीं जानती हो? इतना कहने के बाद स्वाति अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा देती है और वह हेलीकॉप्टर को उड़ाकर अगले 10 मिनट के अंदर अंदर एक जैसी जगह पर लेकर जाकर लैंड कर देती है जिसकी संरचना किला नमूना था। यह दिल्ली का ही एक सुनसान खंडहर भी था। स्वाति और अनिका रोहित को स्ट्रक्चर पर लिटाकर वहां बने हुए एक छोटे से खुफिया दरवाजे से होते हुए अंडरग्राउंड में लेकर जाती हैं। किसी को जरा सा भी अनुमान नहीं हो सकता था कि यहाँ पर क्या हो गई थी। यहाँ पर अंडरग्राउंड में कोई आधुनिक प्रकार की बेमिसाल लैब बनाई गई होगी। आज रोहित का इलाज अनिका नहीं बल्कि खुद स्वाति करती है और अनिका उसकी असिस्टेंट के तौर पर मदद करती है। उधर लगभग 20 मिनट बीतने के बाद धीरे धीरे पूरी मारवा सिक्योरिटी होश में आ जाती है। जब वह सभी चेतना में लौट आते हैं तो सबसे पहले अनिका और रोहित को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास उन दोनों में से किसी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उनका ध्यान दमयंती देवी की भेजी हुई लड़ाकू स्त्रियों पर जाता है। वह सभी जमीन पर बेहोश पड़ी दिखाई देती हैं। अब अब्दुल्ला अपने एक साथी को इशारा करता है। जब वह उनमें से कुछ स्त्रियों के नाक के आगे हाथ रखकर चेक करता है तो अब्दुल्ला की तरफ देखकर नाम में अपनी गर्दन हिला देता है, जिसका अर्थ था कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। इस बार अब्दुल्ला बाकी साथियों को भी इशारा करता है। वह सभी अपने आसपास गिरी हुई स्त्रियों की नब्ज और सांसों से पता करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ही उन स्त्रियों में से कोई भी जीवित नहीं थी। अब अब्दुल्ला अपनी आधी टीम को अपने साथ चलने का इशारा करता है और बाकी की आधी टीम को मृत औरतों के शवों को ठिकाने लगाकर आने के लिए कह देता है। इधर मारवा हाउस में प्रीति अब तक वापस लौट आई थी। भूमिका और कौटिल्य की तरह ही वह भी अनिका और रोहित की वर्तमान स्थिति को लेकर पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन फिर भी वह बेहद परेशान थी क्योंकि वह जो रिपोर्ट लेकर आई थी उसे देखकर उसका सिर घूम रहा था। इससे भी विशेष बात यह थी कि जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रीति गई थी उसे उन सभी सवालों के जवाब भी मिल गए थे, लेकिन अब राजलक्ष्मी के पास कई सवाल इकट्ठे हो गए थे जिनके जवाब वह खुद ढूंढने वाली थी। इसके बारे में वह प्रीति से जिक्र तो नहीं करती, लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रीति से कुछ ब्लड सैंपल भेजने के लिए कहा था। अब अब्दुल्ला जल्दी से अनिका के फोन पर कॉल करके पता करने की कोशिश करता है कि इस वक्त वह और रोहित कहां पर हैं, लेकिन कई बार प्रयास करने पर भी न अनिका का नंबर लगता है और न ही रोहित का। किसी अनहोनी की कल्पना करके अब्दुल्ला की आंखें भर आती है। वह पिछले काफी सालों से रोहित को सिक्योरिटी दे रहा था। रोहित के प्रति उसका विशेष लगाव था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोहित कभी ऐसी हालत में पहुंच सकता है और ऊपर से अब उसका कोई पता भी नहीं था। लेकिन अब्दुल्ला एक सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ कमांडो भी था। वह हिम्मत नहीं हार सकता था। वह खुद को समझाता है, रोहित सर कोई मामूली इंसान नहीं है, वह किंग है,
किंग की जान इतनी आसानी से खतरे में नहीं पड़ सकती। अब सबसे पहले वह उनके अपने हॉस्पिटल में फोन करके पता करने की कोशिश करता है। वहां से उसे खबर मिलती है कि रोहित और अनिका वहां नहीं पहुंचे हैं। इंक्वायरी करते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि किसी को भी इस बात की खबर ना हो पाए कि यहाँ पर क्या क्या घट चुका है। हालांकि वह जानता था कि इतने कम समय में वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अनिका अपनी ड्राइविंग स्किल के चलते ऐसा कर सकती है। अब्दुल्ला बिना किसी देरी अपनी टीम को कई भागों में बांट देता है और आसपास मौजूद सभी अस्पताल और नर्सिंग होम में पता लगाने का काम दे देता है। अब उसके मन में ख्याल आता है कि वह भूमिका को इस बात की खबर दे दे, लेकिन फिर उसे यह करना ठीक नहीं लगता। लेकिन यह सब चिराग को बताने में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। वह किंग का राइट हैंड था, उसे इस बारे में पता होना उसका अधिकार भी था। वह झट से चिराग को फोन करता है और सारी घटना कह सुनाता है। यह पहली बार था जब चिराग उन सभी के साथ मौजूद नहीं था और इसकी वजह यह थी कि सभी कुछ बहुत ही आनन फानन की स्थिति में हुआ था। रोहित ने चिराग को इसलिए इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वह पहले ही एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम कर रहा था, उसके बच्चों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त। अब्दुल्ला की सारी बात सुनकर चिराग को भी घबराहट होती है, लेकिन वह भावुकता से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेता है। वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और लंबी गहरी सांस लेता है। उसके बाद अब्दुल्ला से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, ना मारवा परिवार को और ना ही मीडिया को। आखिरी बार जब वह तुम्हारी आंखों के सामने थे तब अनिका मैडम ठीक थी, तो इसका मतलब रोहित सर को भी कुछ नहीं हो सकता। उनमें से किसी एक के ठीक होने का मतलब ही है कि दूसरा सुरक्षित है। बस अब हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। अपने काम को खामोशी से अंजाम दो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। अब्दुल्ला जवाब देता है, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। इधर रोहित और अनिका की तलाश में चिराग और अब्दुल्ला को 1-1.5 घंटा बीत चुका था, लेकिन वह उन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी निकालने में अब तक कामयाब नहीं हुए थे। उधर स्वाति रोहित का ट्रीटमेंट पूरा कर चुकी थी। स्टिच लगाने के बाद अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए वह अपना मास्क नीचे करती है और अनिका से कहती है, अभी इसे कुछ देर आराम करने दो, इसके होश में आने से पहले तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। इतना कहने के बाद स्वाति अनिका को वहाँ छोड़कर बाहर की तरफ चली जाती है। तभी स्वाति की ही तरह अनिका भी अपने ग्लव्स और मास्क निकाल देती है। फिर 2 पल के लिए वहाँ खड़ी रहकर रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। अब रोहित को सुरक्षित पाकर उसके मन को असीम संतोष महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी पूरी दुनिया खत्म होते होते वापस उसकी झोली में आ गिरी हो। अनिका की आंखों में पानी आ जाता है और होठों पर हल्की सी मुस्कान। इसके बाद वह भी स्वाति के पीछे पीछे यहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। अनिका रोहित के ट्रीटमेंट के रूम से बाहर जाने के बाद जब उस लेबोरेटरी में इधर उधर देखती है तो स्वाति किसी डिवाइस पर उंगलियां चलाती हुई दिखाई देती है। अनिका पीछे से जाती है और स्वाति के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती है और कहती है, ऐसा डर और घबराहट इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। थैंक यू सो मच मम्मी। स्वाति अनिका के हाथों पर अपना हाथ रख देती है और फिर अनिका की तरफ घूम जाती है। स्वाति के चेहरे से बेहिसाब ओज और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी आंखें एकदम स्थिर थी। हल्की सी मुस्कान के साथ वह अनिका से कहती है, पागल हो तुम? क्या खुद पर इतना भी भरोसा नहीं है? अब स्वाति अनिका के गाल पर हाथ रखते हुए आगे कहती है, तुम दुनिया के बेस्ट सर्जन हो और चिकित्सा के अलग अलग पद्धतियों की जानकार भी हो, साथ ही विशेषज्ञ भी। उन सभी पद्धतियों में तुमसे बेहतर और कोई नहीं है। फिर उसे समझाने के अंदाज में कहती है, इंसान की असली परीक्षा उस वक्त होती है जब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी में हो। यदि उस वक्त भी उसका दिमाग उसके नियंत्रण में रहे तो वह अपने हौसले
और इच्छा शक्ति से बड़ी समस्या से बाहर निकल आता है। अब अनिका स्वाति के हाथ को अपनी हथेलियों में लेते हुए कहती है, मैं बेस्ट नहीं, सेकेंड बेस्ट हूँ, द बेस्ट आप है। स्वाति कहती है, मैं दी बेस्ट हो सकती थी अगर जिंदा होती। मैं दुनिया की निगाहों में मर चुकी हूँ, इसलिए मैं किसी की तुलना में खड़ी नहीं हो सकती, और कम से कम अपनी बेटी की तो बिल्कुल भी नहीं। स्वाति की यह बात सुनते ही अनिका के दिमाग में सौम्या की वह बात घूमने लगती है। उसे याद करके अनिका के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह स्वाति से कहती है, लेकिन आपके दुश्मनों को भरोसा है कि आप जिंदा हैं। इतना कहने के बाद अनिका वर्तमान में चल रही सारी परिस्थितियों की जानकारी स्वाति को देते हुए उसकी सौम्या से हुई बातचीत के बारे में भी सब बता देती है। हम स्वाति अनिका से कहती है, यह परेशानी का विषय नहीं है, मुझे वह आज या कल से नहीं, पिछले 30 सालों से ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें अब तक नहीं मिली तो आगे भी वह मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, जिस दिन वह मुझे खोजने में कामयाब हो गए अथवा मुझे उनके सामने आना पड़ा, वह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जिस दिन भी ऐसा हुआ, उस दिन से एक और नई जंग की शुरुआत होगी। हम सब मिलकर भी उसे जंग को पर्दे से पीछे नहीं रख पाएंगे। उसकी वजह से पूरी दुनिया हताहत होगी। इसलिए अच्छा यही है कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। यह सुनकर अनिका के मन में एक साथ कई सवाल घूमने लगते हैं। वह स्वाति से पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन वह खामोश रह जाती है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि स्वाति उसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। वैसे भी नए सवालों के जवाब जानने के लिए यह वक्त उपयुक्त भी नहीं था। अभी तक अनिका के कुछ पुराने ही सवाल प्रतीक्षा सूची में थे, जो कुछ शर्तों को पूरा कर देने के बाद उसे स्वाति से लेने भी थे। अनिका को गहरी सोच में देखकर अनिका का ध्यान भटकाने के लिए स्वाति हंसकर कहती है, चलो ठीक है, तुम्हें खुद पर भरोसा ना भी हो, लेकिन रोहित पर तो होना चाहिए। वह इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। स्वाति ने जिस अंदाज में यह बात कही थी, अनिका को थोड़ा अजीब लगता है। अनिका पूछती है, क्या इस बात का कोई और भी मतलब है? अनिका के मुंह से यह सवाल सुनकर स्वाति को थोड़ी हैरानी होती है। वह चाहती तो इस सवाल को अनसुना कर सकती थी, लेकिन वह आज ऐसा नहीं करती और बदले में जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? अनिका पूछती है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे क्या नहीं पता? स्वाति फिर से हल्की सी मुस्कान के साथ अनिका की तरफ देखती है और फिर 2 पलों के बाद जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि रोहित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? यह सुनकर अनिका स्वाति के चेहरे की तरफ लगातार देखती जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। अनिका के चेहरे की हैरानी देखकर स्वाति समझ जाती है कि अनिका गहरी सोच में है। अब स्वाति आगे कहती है, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। बेशक वह यह सब तुमसे मुलाकात होने के बाद जान पाया, लेकिन उससे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं छुपा जो वह जान न पाया हो। और हैरानी की बात यह है कि तुम एक डॉक्टर होकर भी उसके बारे में कुछ नहीं जान पाई। अब अनिका स्वाति को जवाब देते हुए कहती है, मैंने उसके ब्लड सैंपल से खुद यह कंफर्म किया है। उसके ब्लड में पावर डोज का अंश मात्र भी नहीं है। यहाँ तक कि जब मैंने उसे पावर डोज लेने के लिए बाध्य किया, तब भी वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि यदि वह ऐसा करता है तो मेरी माँ, यानी कि आपकी जिंदगी भर की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। अब स्वाति कहती है, तुमने उसके ब्लड सैंपल को लेकर यह जानने की कोशिश तो की कि उसके तुम्हारे खून की शक्तियां शामिल है या नहीं, लेकिन तुमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसमें बाकी इंसानों से अलग क्या है। इतना कहने के बाद स्वाति चुप हो जाती है और घूमकर एक बार दोबारा से अपने काम में बिजी हो जाती है। अनिका अपनी जगह पर जमी रहती है। फिर स्वाति की कही हुई बात पर अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद वह स्वाति के सामने की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और फिर कहती है, ऐसा क्या है मम्मा, प्लीज बताइए ना मुझे।
और स्वाति एक नजर अनिका की तरफ देखकर कहती है, खुद पता लगा लो, जब यहाँ तक आई हो तो फिर कोई एक नई और छोटी सी पहेली यहाँ से अपने साथ लेकर जा ही सकती हो। अपने काम को जारी रखते हुए स्वाति आगे कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ हिंट दे सकती हूँ। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे तेज से तेज दांवों को उसका शरीर कैसे झेल लेता है, जबकि उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति के इतने तेज वार से जान जा सकती है? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि उसके घाव बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी कैसे भर जाते हैं? क्या सिर्फ अच्छे खान पान और आदतों से यह संभव है? क्या कभी तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आया कि तुम्हारे बच्चों की काबिलियत कुछ मायनों में तुमसे भी ज्यादा क्यों है? क्या यह तुम्हारे ब्लड का ही असर है या कुछ और भी है? अब इससे पहले कि अनिका अपने मन में नए सवालों को पूछ पाती, उससे पहले ही स्वाति उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारी सिक्योरिटी तुम दोनों के लापता होने पर बेहद परेशान है। इस वक्त स्वाति की निगाहें उसी डिवाइस में थी जिस पर उसकी उंगलियां चल रही थी। इसी डिवाइस की तरफ देखते हुए स्वाति आगे कहती है, तुम्हें उन लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि तुम दोनों सुरक्षित हो। ऐसा कहकर वह स्क्रीन की तरफ इशारा कर देती है, जिससे अनिका एक सिक्योर लाइन की मदद से उससे बात कर सकती थी। जब अनिका उस स्क्रीन की तरफ बढ़ती है, अब स्वाति कहती है, उन्हें यह भी बता देना कि तुम सुबह होने से पहले मारवा हाउस पहुंच जाओगे। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस, वहां श्वेता को बचाते हुए लक्ष्य उसके साथ सुरक्षित मल्होत्रा हाउस तक पहुंच जाता है। मारवा सिक्योरिटी के अलावा अन्य कोई नहीं जानता था कि जिस जगह को वह पीछे छोड़ आया था वहां पर क्या घटा था। इसके अलावा उस घटना के बारे में मारवा सिक्योरिटी भी आधी बात ही जानती थी। शेष की जानकारी सिर्फ अनिका के पास ही थी। लक्ष्य को इस बात की तसल्ली थी कि अब श्वेता पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत हो गया था, क्योंकि जब वह वहां से आया था तब अनिका मुसीबत में थी। अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वह इस बात को भी मानता था कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, किंतु वह अनिका के लिए समस्या खड़ी नहीं कर सकती। लेकिन तब भी वह जानना चाहता था कि वहां क्या हुआ था, किंतु इससे पहले कि लक्ष्य वहां के हालातों के बारे में कोई जानकारी ले पाता, उससे पहले ही उसे श्वेता के सवालों से गुजरना भी था। श्वेता अपनी गाड़ी से बाहर आती है और जाकर लक्ष्य के सामने खड़ी हो जाती है। लक्ष्य श्वेता की तरफ देखता है, श्वेता कुछ कह पाती उससे पहले ही लक्ष्य कहता है, यहाँ नहीं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए। श्वेता को लक्ष्य की बात ठीक लगती है। उसके सवालों के जवाब के लिए यह जगह उपयुक्त नहीं था। इस वक्त वह दोनों मल्होत्रा हाउस के मुख्य दरवाजे पर ही मौजूद थे। लक्ष्य के कहने पर श्वेता सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर सहमति देती है और घर की ओर मुड़ जाती है। लक्ष्य भी चुपचाप उसके साथ साथ चल पड़ता है। जब वह अंदर पहुंचते हैं तो इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। किशन और अंजलि दोनों किसी काम से एक साथ घर से बाहर गए हुए थे। श्वेता अंदर जाने के बाद दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में वह समझ जाती है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है। यदि घर पर सभी होते तो श्वेता के लिए लक्ष्य के साथ अपने कमरे में जाना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब वह धर्म संकट की स्थिति में फंस जाती है। यहाँ ड्राइंग हॉल में बैठकर बात करना उसे उपयुक्त नहीं लगता और वह अपने कमरे में जा नहीं सकती थी। अब लक्ष्य को बैठने के लिए कहकर श्वेता अपनी जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच ही रही थी कि इतने में ही किशन और अंजलि घर के दरवाजे से आते हुए दिखाई देते हैं। इसके विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्य का यहाँ होना यह उनके लिए किसी झटके के लगने से कम नहीं था। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखकर अंजलि के मुंह से सबसे पहले यह शब्द निकलते हैं, लक्ष्य बेटा तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? उन दोनों को देखकर लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह नमस्ते कह पाता, श्वेता अंजलि से कहती है, हाँ मम्मी सब ठीक है,
मैं लक्ष्य से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या हम अभी मेरे कमरे में जा सकते हैं? श्वेता की जल्दबाजी को देखकर अंजलि और किशन दोनों को ही आश्चर्य होता है। कुछ भी जवाब देने से पहले अंजलि किशन मल्होत्रा की तरफ देखती है और किशन अंजलि की तरफ देख रहा होता है। अब किशन अपनी आंखों से इशारा कर देता है। अंजलि जवाब देती है, हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जाओ और बातें करो, मैं वही नाश्ता भिजवा देती हूँ। श्वेता की यह हरकत लक्ष्य को भी अटपटी लगती है, लेकिन वह समझ सकता था कि इस वक्त श्वेता के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप श्वेता के साथ चला जाता है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद श्वेता लक्ष्य को बैठाने के लिए इशारा करती है। लक्ष्य सोफे पर बैठ जाता है और श्वेता अपने बेड पर कोने पर। फिर वह लक्ष्य से अजीब सी शक की निगाहों से पूछती है, आज जो कुछ भी हुआ वह सब क्या था? वह लोग कौन थे जो मेरा पीछा कर रहे थे? आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? अब यह मत कहना कि आप मुझसे ही मिलने आ रहे थे। अगर ऐसा होता तो आप मुझे मैसेज करके मिलने की जगह जरूर बताते। मैं किसी भी तरह का झूठ सुनना नहीं चाहती। जो भी है वह सच सच बताओ। लक्ष्य इन सभी सवालों के लिए पहले से तैयार था। इसके अलावा उसे यह बात भी अच्छी तरह याद थी कि अनिका ने अंत में कहा था कि श्वेता को इसके बारे में कुछ भी पता न चले। लक्ष्य बड़ी ही सावधानी से बात को संभालते हुए कहता है, बिजनेस में यह सब चलता रहता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज हुआ वह दोबारा नहीं होगा, ऐसी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपकी पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको आगे से कभी ऐसी किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। फिर हंसकर कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, बस आज के लिए माफ कर दो। श्वेता अधीर होते हुए कहती है, मुझे यह सब नहीं सुनना, आप मुझे यह बताइए कि यह सब क्या था? मैं अभी तक भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। लक्ष्य उतने ही अधिक धैर्य से काम लेते हुए कहता है, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं जरूर आपको सारी बात बता पाऊंगा। यह सुनकर श्वेता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह शांत होते हुए अपनी निगाहें झुका लेती है, मानो अपनी गलती का एहसास कर रही हो। फिर दोबारा से लक्ष्य की तरफ देखने लगती है। लक्ष्य कहता है, वह कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग थे जिन्हें लगता है कि मेरे पास आर्मी बेस की वह इंफॉर्मेशन है जो उन्हें चाहिए। आप जानते ही हैं, मुझे अपने पैर की चोट की वजह से आर्मी को छोड़ना पड़ा था, लेकिन फिर भी यह सच है कि अब मैं एक रिटायर्ड ही सही पर आर्मी मैन हूँ। जब मैंने उन लोगों को ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन के मेरे पास होने से मना कर दिया, तब वह आपको माध्यम बनाकर मुझे झुकाना चाहते थे। मैंने पहले उन्हें इतने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। मैं आज ही अपने ऑफिसर्स को इसके बारे में सब बता दूंगा, आगे वह खुद देख लेंगे। तुम्हें फिर से कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात आप तक पहुंचने की, तो मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद कुछ झिझकते हुए आगे कहता है, वह क्या है ना कि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, इसलिए हर पहलू पर कई तरह से सोचना और खतरे से बचने के लिए कम से कम 3 प्लान साथ लेकर चलना मेरी आदत में शामिल हो गया है। इसलिए आगामी खतरे से आभास मात्र से मैंने आपको बिना बताए आपके आसपास हिडन सिक्योरिटी रखी थी। उन्हीं की वजह से मुझे सही समय पर पता चल गया कि मेरी मुसीबत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इतना कहने के बाद लक्ष्य अपनी हल्की सी निगाहें झुकाकर कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको आज यह दिन देखना पड़ा है। यदि मैं आपकी जिंदगी में नहीं आता तो इस तरह आपकी जान खतरे में नहीं पड़ती। अगर हमें वहां पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। लक्ष्य के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी देखकर श्वेता को अपने आप में अजीब सा लगता है, क्योंकि उसने इस तरह के सवाल पूछे थे। वह अपनी जगह से खड़ी होती है और लक्ष्य के पास आकर बैठ जाती है और फिर कहती है, दरअसल माफी मुझे मांगनी चाहिए। फिर अपने माथे पर अपने ही हाथ से मारते हुए कहती है, मैंने बिना वजह ही आपको कटघरे में खड़ा कर दिया है।
यह सुनकर लक्ष्य को अंदर ही अंदर तसल्ली महसूस होती है। अब वह श्वेता की तरफ देखकर कहता है, यही वह बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसके बारे में बताने के लिए मैंने आपसे कहा था। श्वेता बदले में जवाब देती है, कोई बात नहीं, जो होना था वह हो गया। आगे से मैं खुद भी अपना ध्यान रखूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य पहले से ही सही अवसर की तलाश में था और यही एकदम सही मौका था। वह कहता है, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। श्वेता कहती है, हाँ कहिए। लक्ष्य कहता है, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं दोबारा अपनी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर अपने पैर की तरफ देखते हुए कहता है, आप ही की वजह से यह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। श्वेता हैरानी के भाव प्रकट करते हुए कहती है, क्या यह अभी भी संभव है? लक्ष्य कहता है, हाँ यह संभव है, बस कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग से मुझे गुजरना होगा। श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, मुझे कोई इतराज नहीं, अगर आप चाहें तो दोबारा आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं दोनों के साथ में कंफर्टेबल हूँ। फिर मुस्कुराकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, वैसे भी मैं तो बिजनेस ही कर रही हूँ। श्वेता के बात सुनकर लक्ष्य को बड़ा ही संतोष मिलता है। अब वह बिजनेस के साथ ही आर्मी एजेंट की तरह काम कर सकता था और जरूरत पड़ने पर आर्मी ऑफिसर की तरह ज्वाइन भी कर सकता था। इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह था कि वह श्वेता के सभी तरह के शक और सवालों से बच गया था। उसने बड़ी ही सफाई से श्वेता को सब कुछ बताकर भी कुछ नहीं बताया था। चिराग और अब्दुल्ला दिल्ली हाईवे पर। पिछले 1.5-2 घंटे में चिराग और अब्दुल्ला पूरी दिल्ली छान चुके थे। उन्हें कहीं से भी अनिका और रोहित का पता नहीं मिलता। इस वक्त दिल्ली के एक हाईवे पर चिराग और अब्दुल्ला एक दूसरे के सामने खड़े थे। चिराग अब्दुल्ला से कहता है, मुझे ठीक ठीक बताओ, लास्ट टाइम जब वह तुम्हारी आंखों के सामने थे तब क्या हुआ था? अब्दुल्ला परेशान और चिंतित होते हुए कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। यह कहकर वह अब्दुल्ला फिर से क्रमबद्ध तरीके से सारी घटना कह सुनाता है। वह चिराग पूछता है, अब्दुल्ला प्लीज ठीक से याद करके बताओ कि क्या कोई ऐसी गाड़ी वहाँ थी जो पहले से मौजूद थी और तुम्हारे होश में आने के बाद वहाँ से गायब हो चुकी हो। सोचो, जब वह वहाँ से गए होंगे तो किसी न किसी में बैठ कर गए होंगे। वैसे भी रोहित सर की गर्दन पर गहरी इंजरी थी। अब्दुल्ला अपने दिमाग पर खूब जोर डालते हुए कहता है, नहीं, वहाँ से कोई भी गाड़ी गायब नहीं हुई थी। चिराग कहता है, मुझे लगता है हमें वापस उसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर तुमने अंतिम बार अनिका मैडम और रोहित सर को देखा था। शायद वहाँ से कोई सुराग मिल जाए जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकें। वह अगर किसी भी चीज से गए होंगे तो उनके पैरों के निशान अथवा टायर के निशान, कुछ न कुछ हमें जरूर मिलेगा। फिर हम उसे ट्रैफिक कैमराज नीरज संगवान या कौटिल्य की मदद के जरिए से ट्रैक कर सकते हैं। अब्दुल्ला को चिराग की बात बिल्कुल सही लगती है। वह बिना किसी देरी के अपने साथियों को गाड़ियों में बैठने का इशारा करता है और चिराग के साथ उसी ओर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही चिराग और अब्दुल्ला अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तभी चिराग का फोन बजने लगता है। वह जल्दी से अपने फोन के स्क्रीन की तरफ देखता है तो अजीब से नंबर देखकर वह इतना जरूर समझ जाता है कि यह इंटरनेट कॉल है। चिराग हाथ के इशारे से अब्दुल्ला को रोकता है और अपना फोन उठा लेता है। कॉल पिक करते ही उसे दूसरी तरफ से अनिका की आवाज सुनाई देती है। हेलो चिराग मेहता। अनिका की आवाज सुनते ही चिराग के चेहरे से परेशानी की लकीरें गायब हो जाती हैं। चिराग कहता है, जी मैडम, आप दोनों कहाँ हैं और कैसे हैं? हम कब से आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। अनिका जवाब देती है, यही बताने के लिए फोन किया है मैंने। परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोहित खतरे से बाहर है। फिर एक पल रुककर वह आगे कहती है, फिलहाल हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम लोग जहाँ पर भी हो वापस मारवा हाउस लौट जाओ। हम सुबह होने से पहले लौट आएंगे।
अब चिराग मेहता कहता है, मैडम, क्या इस वक्त हमारा मारवा हाउस जाना ठीक होगा? मुझे लगता है कि हमें बाहर ही रहकर आप दोनों का इंतजार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। प्रीति आने से पहले ही भूमिका को मैसेज कर चुकी थी कि वह मारवा हाउस आ रही है और काम पूरा हो गया है। भूमिका अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बेसब्र थी। जब उसे लगता है कि अब तक प्रीति आ चुकी होगी, तब वह अपने रूम से बाहर निकलकर उसके केबिन की तरफ जाती है। तभी उसे सामने से ही सोफे पर बैठा हुआ कौटिल्य दिखाई देता है। उसके चेहरे पे परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी और ठीक इसी वक्त उसके पीछे से चलकर आती हुई प्रीति दिखाई देती है। उसका चेहरा भी उतना ही परेशान दिखाई दे रहा था। जब तक भूमिका कौटिल्य के नजदीक पहुंचती है, तब तक प्रीति भी वहां तक आ जाती है। अब भूमिका उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को किस नई समस्या ने घेरा है? क्या मुझे कोई कुछ बताएगा? तुम दोनों के पास एक ही समस्या है या अलग अलग समस्याएं हैं? इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कहता, भूमिका खुद ही आके कहती है, रुको रुको। इसके बाद वह कौटिल्य की तरफ देखती है और फिर कहती है, पहले तुम बताओ कि क्या हुआ है। कौटिल्य कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे यह बात बतानी चाहिए या नहीं। इतना कहकर वह अपनी जानकारी के अंतर्गत सारी बात बताने के बाद आगे कहता है, मुझे लगता है कि इस बार यह अटैक श्वेता पर हुआ है। इस बात को कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक अनिका मैडम मारवा हाउस वापस नहीं आई है और ना ही रोहित सर। मैंने कोशिश की, लेकिन उन दोनों के नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहे हैं। अब भूमिका नाराजगी जताते हुए कौटिल्य से कहती है, और यह बात तुम अब बता रहे हो मुझे उनके साथ होना चाहिए था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब कौटिल्य भूमिका से कहता है, मुझे किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया गया था, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने यह बात तुम दोनों को बताई है। मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेता को फोन करके पता करो कि क्या वह ठीक है और वहाँ क्या हुआ था। अब देखने वाली बात यह थी कि जिस बात को सभी मिलकर श्वेता से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब वह कैसे छिप सकेगी। वहीं दूसरी तरफ चिराग मेहता ऑन दिल्ली हाईवे। चिराग मेहता के ऐसा कहते ही अनिका को तुरंत इस बात का एहसास होता है कि जब तक वह सभी मारवा हाउस से बाहर हैं, तब तक घर वालों को यही लगेगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारे बिना चिराग और अब्दुल्ला का मारवा हाउस पहुंचने का मतलब ही है नए नए और तरह तरह के सवाल। उन सवालों का सामना करना चिराग और अब्दुल्ला दोनों के लिए ही मुश्किल होगा। अब अनिका चिराग को जवाब देती है, हाँ यही ज्यादा ठीक रहेगा। इतना कहने के बाद अनिका कॉल कट कर देती है। चिराग के चेहरे पर भारी संतोष और बड़ी सी मुस्कान दिखाई देने लगती है, जिसे देखते ही अब्दुल्ला को यह समझने में जरा देर नहीं लगती कि अनिका और रोहित को पता लग गया है। अब्दुल्ला उत्सुक आंखों से चिराग की तरफ देखता है। चिराग अब्दुल्ला के बिना पूछे ही जवाब देता है, सर और मैडम पूरी तरह से ठीक हैं। अब अब्दुल्ला झट से कहता है, उन्हें पिक करने के लिए हमें कहाँ जाना है? चिराग जवाब देता है, कहीं पर भी नहीं, सिर्फ उनके लौटने का इंतजार करना है। इसके बाद जो भी बात हुई वह अब्दुल्ला को बता देता है। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। कौटिल्य की बात सुनकर भूमिका अपना फोन निकालती है और श्वेता का नंबर सर्च करती है। इससे पहले कि भूमिका श्वेता का नंबर डायल करती, ठीक इसी वक्त प्रीति भूमिका को रोकते हुए कहती है, यह भी तो हो सकता है जैसे श्रेया दीदी को उन पर हुए अटैक के बारे में कुछ नहीं पता था, वैसे ही श्वेता को भी इस बारे में अभी तक भी कुछ पता ना हो। हम बिना वजह ही उसके मन में शक पैदा कर दें और अनिका दीदी के लिए एक नया काम बढ़ा दें। फिर वह कौटिल्य और भूमिका दोनों की तरफ बारी बारी देखते हुए आगे कहती है, मुझे नहीं लगता कि अनिका दीदी इस बात को इतनी आसानी से घर के अन्य लोगों के कानों तक जाने देंगे। यह सुनकर भूमिका कॉल करते करते रुक जाती है
और फिर कौटिल्य के चेहरे की तरफ देखती है। अब कौटिल्य प्रीति की बात पर सहमति देते हुए बड़ी ही शांति से कहता है, हाँ, प्रीति की बात बिल्कुल सही है। हमें उनके बारे में पता लगाने के लिए कुछ और सोचना चाहिए। अब भूमिका कहती है, इसमें सोचना क्या है? मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे किसे कॉल करनी चाहिए। वह झट से चिराग मेहता का नंबर मिलाती है। वहाँ चिराग अपनी गाड़ी में बैठा हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। भूमिका का नंबर देखते ही वह गाड़ी साइड में लगाता है और उसका फोन उठाता है। चिराग के फोन उठाते ही भूमिका पूछती है, चिराग, क्या वहाँ सब सही है? भूमिका के सवाल पर चिराग अनजान होने का नाटक करते हुए कहता है, मतलब? अब भूमिका हल्का सा गुस्सा करते हुए कहती है, मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। सीधा सवाल पूछती हूँ, सीधा जवाब दो। यह बताओ, अनिका और रोहित कैसे हैं और कहाँ पर है? वह दोनों कितनी देर में घर लौटेंगे? उन दोनों को गए हुए काफी समय हो चुका है। अगर कोई चिंता वाली बात है तो मुझे अभी के अभी बताओ। चिराग अच्छी तरह जानता था कि इस बारे में भूमिका से कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चिराग मेहता जवाब देता है, अभी वह दोनों बिल्कुल ठीक है। रोहित सर को थोड़ी इंजरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उनका सख्त निर्देश है कि घर में इस बारे में किसी को कुछ पता न चले। हम सभी सुबह होने से पहले मारवा हाउस लौट आएंगे। यह सब सुनकर भूमिका कुछ परेशान होते हुए कहती है, आर यू श्योर? चिराग मेहता जवाब देता है, यस मैडम। अब भूमिका कहती है, अगर वहाँ हमारी कोई भी जरूरत हो तो तुरंत कहना। इसके बाद भूमिका फोन रख देती है। भूमिका के चेहरे को देखकर प्रीति और कौटिल्य समझ जाते हैं कि सभी कुछ सामान्य नहीं है। वह दोनों बेसब्री से भूमिका के कुछ बोलने का इंतजार करते हैं। भूमिका उन दोनों की तरफ देखकर चिराग से हुई बातें दोहरा देती है। उसके बाद अपने भौं में चढ़ाकर हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, यह लोग अपने आप को समझते क्या हैं? क्या टाइम पर बता देते तो कुछ गलत हो जाता क्या? अगर हम भी साथ होते तो कुछ मदद ही करते ना। अभी रोहित की इंजरी सामान्य इंजरी है, लेकिन अगर उसे ज्यादा लग जाती तो हम अब क्या कर लेते? फिर अपना अधिकार जताते हुए कहती है, हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो दोनों हमसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन फिर भी एक से भले दो। आज आने दो दोनों को, फिर बताती हूँ। दरअसल यह रोहित और अनिका के प्रति भूमिका की चिंता ही थी जो इस तरह गुस्सा बनकर निकल रही थी। कौटिल्य और भूमिका की ही तरह रोहित और अनिका की चिंता प्रीति को भी थी, लेकिन इस समय भूमिका के गुस्से और तकलीफ को देखकर प्रीति बात को बदलते हुए कहती है, हाँ भूमिका दीदी, बिल्कुल सही। जब वह आएंगे तो उन्हें अच्छा सबक सिखाना। इतना कहकर वह हाथ में पकड़ी हुई फाइल को ऊपर की तरफ उठाकर दिखाते हुए कहती है, लेकिन अभी आप मुझे यह बताइए कि इसके बारे में भी आप उनके आने के बाद ही जानना चाहेंगे, या हम अभी इस पर बात कर सकते हैं? भूमिका कुछ पलों के लिए इस बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। प्रीति के ऐसा कहते ही वह सचेत हो जाती है और झट से प्रीति का हाथ पकड़ते हुए उसे सोफे पर बिठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। कौटिल्य को भी बैठने के लिए इशारा करती है और फिर चिंतित स्वर में प्रीति से कहती है, नहीं नहीं, अभी इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अनिका किसी भी तरह से हर्ट हो जाए, और उससे भी बड़ी बात, मैं यह कभी नहीं चाहूंगी कि वह किसी तरह के धर्म संकट में फंस जाए। फिर अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए कहती है, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी इस रिपोर्ट में क्या सामने आया है, उसके बाद यह तय करेंगे कि यह बात अनिका दीदी को बतानी भी है या नहीं बतानी है। अब प्रीति फाइल को खोलकर दिखाते हुए कहती है, यह देखिए भूमिका दीदी, वह जो कुछ भी बोल रही है उसमें कुछ भी सच नहीं है। भूमिका प्रीति के चेहरे की तरफ देखती है और उसके बाद फाइल को अपने हाथ में ले लेती है। उसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से देखने और पढ़ने के बाद कहती है, लगता है इसका इलाज भी अनिका से ही करवाना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ तोते की तरह बोलेगी और वह भी एकदम सच सच। अब कौटिल्य कहता है, यह भी तो हो सकता है कि वह खुद भी सच ना जानती हो
उसके लिए यही सच हो जो वह कह रही है। मेरा मतलब है कि उसे हमेशा से ही यही बताया गया हो या फिर दिखाया गया हो। यह सुनते ही भूमिका और प्रीति एक दूसरे के चेहरे को ताकने लगते हैं। उन दोनों में से किसी ने भी इस तरह सोचा ही नहीं था। अब प्रीति कहती है, आपके कहने का मतलब है कि वह हमें अंधेरे में रखने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि खुद ही अंधेरे में है। कौटिल्य बिना एक शब्द बोले अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। अब भूमिका कुछ विचार मंथन करते हुए कहती है, हाँ, हो सकता है जो तुम कह रहे हो वैसा ही कुछ हो, लेकिन फिर भी हमें सच के तह तक जाने के लिए और कोशिश करनी होगी। इसके बाद वह प्रीति की तरफ देखकर अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल देती है और कहती है, वेल डन प्रीति, कम से कम अब हमें यह तो पता चल गया कि हम जितना सोच रहे हैं यह बात उससे कहीं ज्यादा दूर की है। अभी भी इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसका हमें जल्द से जल्द पता लगाना है। अब प्रीति कहती है, हाँ, हमें पता लगाना ही होगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। इतना कहने के बाद प्रीति किसी सोच में चली जाती है। जब कुछ पलों तक वह खामोश रहती है, तब भूमिका उसके कंधे पर हाथ लगाकर कहती है, अब तुम क्या सोचने लगी? प्रीति भूमिका की तरफ देखकर जवाब देती है, हमें जिन सवालों के जवाब चाहिए थे वह हमें इस रिपोर्ट से मिल गए हैं, लेकिन इतना कहकर वह फिर चुप हो जाती है। अब भूमिका उसके सिर पर टपली देते हुए कहती है, कुछ बकोगी या यूं ही अपनी सोच में मगन सस्पेंस क्रिएट करती रहोगी? अब प्रीति बच्चों जैसी शक्ल बनाकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए वहां से उठकर खड़ी हो जाती है और कौटिल्य के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। फिर कहती है, राजलक्ष्मी दीदी का कहना है कि अभी उन्हें इस ब्लड पर कुछ और भी टेस्ट करने हैं। इसके लिए उन्होंने सैंपल मंगवाए हैं, लेकिन उन्हें कौन से टेस्ट करने हैं और क्यों करने हैं, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। यह सुनकर भूमिका को भी थोड़ी हैरानी होती है और वह फिर भी गहरी सोच में चली जाती है। फिर कुछ पलों के बाद कहती है, लेकिन राजलक्ष्मी दीदी की हालत ऐसी नहीं है कि वह लंबे समय तक काम कर सके। अब प्रीति जवाब देती है, हमें जो रिपोर्ट चाहिए थी वह जल्द से जल्द चाहिए थी। उसके लिए लगातार घंटों की मेहनत लगने वाली थी। अब क्योंकि वह लगातार कई घंटे काम नहीं कर सकती थी, इसलिए यह जो रिपोर्ट हमारे पास है वह उन्होंने खुद तैयार नहीं की, बल्कि ऐसा करने में उन्होंने मेरी मदद की थी। लेकिन अब ऐसी कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वह यह दूसरे टेस्ट अपना पूरा वक्त लेकर धीरे धीरे करने वाली है। मैंने उन्हें पूछा कि क्या मैं इसमें उनकी कोई मदद कर सकती हूँ, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब प्रीति अपने हाथ को अपने माथे के पास ले जाते हुए आगे कहती है, पता नहीं वह इससे क्या पता लगाने वाली है। अब भूमिका प्रीति को समझाते हुए कहती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। राजलक्ष्मी तुमसे भी पहले से अनिका के भरोसेमंद रही है। वह और भी न जाने क्या क्या जानती होगी, जिसके बारे में हमें भनक तक भी नहीं है। इसलिए तुम इस रिपोर्ट को लेकर निश्चिंत रहो। अगर कुछ भी जरूरी होगा तो वह हमें जरूर बताएंगे, या ना बताएं, लेकिन अनिका को इसके बारे में जरूर बताएंगे। अगर हमारे जानने लायक कोई बात होगी तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति का सीक्रेट प्लेस, दिल्ली का किला। इस वक्त अनिका लैब के अंदर एक स्लैब के पास टेक लगाकर अपने हाथों को विवेकानंद की पोज में मोड़कर और अपने पैरों को क्रॉस करके किसी गहरी सोच में डूबी हुई खड़ी थी। ठीक इसी वक्त स्वाति अनिका के पास आकर एक डिवाइस उसे देते हुए कहती है, यह लो, थोड़ी देर यह गेम खेलो, इससे तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा आराम महसूस करेगा। अनिका आश्चर्य के साथ उस डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ लेती है। जब वह स्वाति के चेहरे की तरफ देखती है तो उस पर हल्की सी मुस्कान होती है। उस डिवाइस को अनिका को देने के बाद वह उससे कुछ कदम की दूरी पर जाकर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाती है। अनिका अच्छी तरह जानती थी
कि यदि उसकी माँ ने उसे कुछ दिया है तो वह कोई सामान्य खेल भर नहीं हो सकता। जब अनिका उसे देखकर समझने की कोशिश करने लगती है तो उसे अपने कानों में स्वाति की आवाज सुनाई देती है। स्वाति कहती है, अच्छी तरह देख लो, समझ लो और फिर खेलो। उसके बाद मुझे यह बताना बिल्कुल मत भूलना कि यह तुम्हें कैसी लगी। मैंने यह खास तुम्हारे लिए बनाई है। वैसे गेम खेलना मेरी नातिन को ज्यादा पसंद है, लेकिन इस गेम के लिए अभी वह थोड़ी छोटी भी है, इसलिए अब इस पर तुम्हें ही अपनी राय देनी होगी। कुछ देर तक अनिका उसके हर पहलू को अच्छी तरह देखती है। यह एक कार गेम थी। अनिका को इसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद वह एक मुस्कान के साथ स्वाति की तरफ देखती है और कहती है, अमेजिंग। कहते हैं कि बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन माता पिता के लिए हमेशा वह छोटे ही रहते हैं। लेकिन आज अनिका के व्यवहार को देखकर यह भी स्पष्ट था कि बच्चे कितने भी बड़े समझदार और योग्य ही क्यों न हो, माता पिता के सामने वह हमेशा खुद को बच्चा ही समझते हैं।